फौज के अफसरान शेख मुजीब के घर में घुस चुके थे और आर्मी चीफ जो थे जनरल शफीउल्लाह, वो उनके डीजीएमआई ने उन्हें बताया कि ये 2 यूनिट्स जो हैं ये क्यों गई हैं शहर की तरफ और ये आपने ऑर्डर दिया है। तो आर्मी चीफ ने कहा मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो आर्मी चीफ ने शेख मुजीब से लाइन कनेक्ट की तो नंबर बिजी जा रहा था। तो जो ही नंबर थ्रू हुआ तो आर्मी चीफ अब पूछते हैं शेख मुजीब से कि शेख मुजीब कहते हैं कि आपकी आर्मी ने मेरे घर में हिट किया है, इन्हें बाहर निकालें। तो इस दौरान आर्मी चीफ लाइन पर हैं और वो कहते हैं कि आप घर से बाहर आ जाएं, कोशिश करें घर से बाहर आ जाएं। इस पर बड़ी फिर तनकीद भी हुई थी इस बात पर कि घर से बाहर आने वाली बात जो आर्मी चीफ ने की थी। उन्होंने कहा जब घर से बाहर आ जाएं तो इस दौरान साइलेंस हो गया शेख मुजीब के रिसीवर पे और टेलीफोन पे साइलेंस हो गया और 15 से 20 सेकंड गुजरे हैं तो पूरे का पूरा मैगजीन उन पर खाली किया गया और ऑटोमेटिक वेपन था जिसके जरिए उनको मार दिया गया। सीढ़ियों से वो जब गिरे तो गिरते नीचे चलते आए और वो सिगार जो उनका फेवरेट था, वो पाइप, वो उस वक्त भी उनके हाथ में था। उसके बाद वहाँ उनका 10 साला बच्चा, उसे भी मारा गया, उनकी बेगम को मारा गया, उनकी बहुओं को मारा गया और बाकी सारे लोगों को कत्ल किया गया। तो ये सूरत हाल बनी थी और आर्मी के अंदर इतनी बड़ी बगावत और इतनी बड़ी साजिश जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी नहीं पता था, आर्मी चीफ को भी नहीं पता था, वहाँ की हाई कमान को भी नहीं पता था और हाई कमान सदर से कह रही थी कि आप कूद जाएं, अपने घर से बाहर निकल आएं। तो ये वहाँ का सिनेरियो था। असल मुद्दा ये है कि शेख हसीना जो है, ये जो मैं बात गुफ्तगू कर रहा था, ये रेहान फजल बीबीसी हिंदी के लिए बड़ी खूबसूरत उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज इस पर कर रखी हैं। तो ये सारा आर्काइव में चीज़ें मौजूद हैं, बीबीसी के क्रेडिट से मैं बात की है, जितने भी हवाले मैंने शेख मुजीब के कत्ल को लेकर गुफ्तगू की है। इसमें अब आप आ जाएं कुछ आज के वाक़यात पे। कल चूँकि मंडे था तो मंडे को उन्होंने जब रिज़ाइन अभी करना है तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है। पुलिस जो है वो हाई कमान को प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि आपसे निज़ाम नहीं संभाला गया, आप निज़ाम नहीं संभाल रहे और आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम जिस पोजीशन पे आ गए हैं यहाँ से वापस जाना मुमकिन है अब, अदरवाइज इससे आगे चले गए तो फिर तो ये जंगो जदल बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और बेसिकली जो अवामी लीग के कुछ मेंबरान थे असम्बली के, उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर से बताया था, उन्होंने डिस्कस किया था कि हालात इतने ख़राब हैं कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। और यही रिपोर्ट जो है वो आर्मी ने भी उनको सामने रखी। अब आर्मी में आर्मी चीफ के अलावा 2 सरबराहान जो और थे, तीनों सरबराहान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और रेहाना शेख जो इनकी बहन है उनको लूप में लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा को कन्विंस करें कि वो इस्तीफ़ा दे दें, अपने लचक पैदा करें, बैकफुट पे आएँ और अदरवाइज ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सारे का सारा जो हाउस है इसको सारा घेर लिया जाएगा और फिर इनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर उन सारे रस्तों पर आर्मी ने अपनी और पुलिस ने अपनी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा और प्लान ये तरतीब दिया कि इनको यहाँ से निकाला जाए। और इस प्लान को तरतीब देने में सिर्फ 3 फोर्सेस जो थी वो लूप में थी बेसिकली। उनमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट और आर्मी हेडक्वार्टर के जो सीनियर 3 अफसरान हैं, मतलब आर्मी चीफ और उनके नंबर 1 नंबर 2 इस तरह करके सिर्फ उन्हें पता था। और प्लान ये तय हुआ था कि यहाँ से ये फरार हो जाएंगी, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इंडिया से तो पहले बात हो चुकी थी। तो इंडिया ने कहा था कि आप अगरतला आ जाइए हेलीकॉप्टर के जरिए, सरहदें करीब हैं चुके, तो आप करीब आ जाइए उधर, तो वहां से हम फिर आपको नई दिल्ली शिफ्ट कर देंगे। और खुफिया मुकाम पर फिर उन्हें एग्जाइल दे दिया गया इंडिया की तरफ से। उसकी वजह यह थी कि इसके बाद फिर वो जहां भी उन्होंने जाना है, एक तो ये सूरत बनी। और इस दौरान जब हेलीकॉप्टर उनका उड़ता है और वो निकलते हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया गया कि सोशल मीडिया पे कोई एक तस्वीर भी वायरल हुई तो लोग फिर ज्यादा भगदड़ मच जाएगी वहां और हालात नहीं संभल पाएंगे। एक तो ये सूरत हाल। दूसरा, तलबा यूनियन की जानिब से अपने सदर को अल्टीमेटम दिया गया कि 3 बजे तक आप असेंबली डिसॉल्व करें आज ही। तो वो असेंबली डिसॉल्व हो गई 3 बजे तक, बांग्लादेश के 3 बजे के मुताबिक तकरीबन उसके इर्द गिर्द ही राउंड 3 ही असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। और फौज का टेक ओवर करना उधर
उसके हालात, और बहुत सारे लोग कल भी कह रहे थे, बड़े सीनियर लोग भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि फ़ौज वापस कैसे जाएगी, तो इन हालात में वो टिकेगी कैसे। और इस कर्फ्यू जब क्रॉस हो गया, लोगों ने फ़ौज की बात ही नहीं मानी, सिक्योरिटी सारी उन्होंने तहे तेक की और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद अवामी तहरीक के उन लोगों तक पहुंचे, कुछ मारूफ क्रिकेटर्स जिनका अवामी लीग से ताल्लुक है उन तक भी पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स थी, मैं इस वाली को नहीं चेक कर सका दोबारा, कि चीफ जस्टिस के घर पर भी कोई धावा धुआ शायद हुआ या कोई पथराव वगैरह का सिलसिला हुआ। चीफ जस्टिस वाला मैं नहीं चेक कर सका, बाकी तो चीज़ें कंफर्म हुई कि जो अवामी लीग के जितने भी लोग उन्हें मुयसर आए उनको उनके घरों में धावे धुए बोले गए, और कुछ जगह पे निगोशिएट करते दिखाई दिए मुजाहिरीन और जो फौज की नफरी वहाँ मौजूद थी। एक तो ये सूरत हाल हुई। और दूसरा, आप उन दिनों में अगर चले जाएँ और उन दिनों में माजी के हालात में ज़रा देखें, और रेहान फजल ही ने कुलदीप नैयर साहब की ऑडियो भी नशर की हुई है, और कुलदीप नैयर जो हैं वो बता रहे हैं कि शेख मुजीब से उनकी क्योंकि रेगुलर मुलाकातें थी, तो शेख मुजीब ने कुलदीप नैयर साहब को बताया, जो इंडिया के बहुत मारूफ सहाफ़ी थे, उनको बताया कि भुट्टो साहब मुझे मिलने आए और मैं पिंडी में अरेस्ट था, और जब वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें मिलते ही कहा भुट्टो साहब से कि आप प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, एक्सरियत तो हमारी थी। तो इस बात का भुट्टो साहब ने जवाब ना दिया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने आपकी जान बचाई है, एस्टेब्लिशमेंट आपको मारना चाहती थी या आपको जान से मारना चाहती थी या आपकी जान के दर पे थी। तो इस पर उन्होंने तंजिया एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि चलें आपकी मेहरबानी है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप इस तरह करें कि आप पाकिस्तान के साथ अपना राब्ता ना तोड़ें, हम डिफेंस को मुश्तरका कर लेते हैं। डिफेंस मुश्तरका नहीं करना तो हम कम से कम कम्युनिकेशन मुश्तरका कर लेते हैं, इकोनॉमी मुश्तरका कर लेते हैं, या कुछ इंटरनेशनल अमूर हम मुश्तरका कर लेते हैं, तो आप हमसे राब्ता ना तोड़ें। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। इसमें जो डॉक्टर कमाल हुसैन थे वो भी पिंडी में ही अरेस्ट किए गए, मतलब पिंडी लेके जाए गए। तकरीबन दिसंबर की 26 बनती है या 25-26 या राउंड यही अशरा चल रहा था, आखिरी फॉल ऑफ ढाका हो चुका हुआ था। तो वो बाद में डॉक्टर कमाल जो हैं वो तो वज़ीर खारजा बने हैं बांग्लादेश के, तो उन पर भी यही प्रेशर डाला गया कि आप पाकिस्तान के साथ संबंध न तोड़ें। फिर जब इनको अलविदा करना था, तो अलविदा करने से पहले वो कह रहे थे कि शाह ईरान ने आना है तो आप रुक जाएं यहाँ, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं और आप हमसे, शाह ईरान भी यही कहेंगे कि आप संबंध ना तोड़ें, इकट्ठे रहें वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने शाह ईरान से हमें मिलवाना है तो फिर आप हमें अंदर ही रखें। तो इस बात पर फिर इन्होंने इनको जाने दिया। ये गालिबन लंदन गए, वापसी फिर नई दिल्ली गए। न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी ने इनका स्वागत किया, भरपूर स्वागत था इंदिरा की जानिब से, और इंदिरा ने कहा कि इनके जिस्म को तो कैद किया गया था लेकिन इनकी रूह जो थी वो आज़ाद थी। वहां से फिर ये ढाका पहुंचे तो तकरीबन 10 लाख लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और बड़े जज्बाती मनाजिर। और वो फिर ढाका ने देखा कि अपने ही बानी को, अपने ही फाउंडर को उन्होंने 15 दिसंबर 1975 को जो है फौज के अपने ही लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया और पूरा खानदान कत्ल कर दिया। ये वहां की सूरत हाल बनी। अब आने वाले दिनों में उधर क्या सूरत हाल बनेगी, क्या हालात बनेंगे, पाकिस्तान में इन वाक़यात को लेकर क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या हालात बन रहे हैं, लोग इस पर क्या राय रख रहे हैं। ऐसा ज़रूर हुआ कि आज गौहर अयूब जब पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ज़रूर कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपको रब्ता करना चाहिए शेख हसीना से और उनसे पूछिए कि रास्ता क्या है आपके भागने का। इस तरह की बातें अपोजिशन ने करनी शुरू कर दी है। और अपोजिशन तो चलें जो भी करे, लेकिन पावरफुल गवर्नमेंट की तरफ से और हंग पार्लियामेंट की तरफ से जो बिल पास किया गया है ताकि मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें, उस बिल का फिर मुस्तकबिल क्या होगा। इन सारे हालात में अपोजिशन को हुकूमत कितना इश्ताल दिलाने में कामयाब होगी, कितना नहीं होगी, और इन वाक़यात की आपस में क्या सिमिलरिटीज़ है, आने वाले दिनों में आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।